बार बार आप किताबों को पढ़िए और अगर आपको मैंने जेआरएफ फर्स्ट प्रयास में ये परीक्षा पास की। पहले प्रयास मैंने जेआरएफ उत्तीर्ण कर लिया और इस दौरान मैंने मेरी रणनीतियाँ और मेरी बुक लिस्ट वगैरह मैंने क्या तरीके से क्या रणनीति बनाई परीक्षा के लिए और कब से मैंने इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट किया और एग्ज़ाम के नज़दीक मैंने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या छोड़ा, मतलब क्या क्या पढ़ना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट से ज़्यादा है तो क्या नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम में। और मेरा शुरुआत जेआरएफ के लिए तो मैंने पहले से ही शुरू में हिंदी पढ़ने के स्टार्ट किया। तो मैं बीए थर्ड ईयर में था, उसी समय मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तमाम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था। उसी समय मैं साहित्य पढ़ना चालू किया। हिंदी साहित्य से मैंने एमए करने का सोचा। फिर उसके बाद उसी दौरान मैंने साहित्य पढ़ना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने एक पहले शुरुआत में बेसिक बुक है विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मैंने इसको किताब को कम से कम 3-4 बार पढ़ा था, जिससे एक दिमाग में भूमिका बन जाती है कि साहित्य क्या है। मतलब साहित्य 4 खंडों में विभाजित है और हिंदी साहित्य का इतिहास 4 खंडों में विभाजित है। और आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। और आधुनिक काल में कैसे गद्य का आविर्भाव होता है। एक ऐसी घटना होती है कि ब्रज भाषा जो चली आ रही थी, अपभ्रंश पहले, फिर ब्रज भाषा, फिर कैसे एक खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई साहित्यिक भाषा के रूप में। तो ये सब भूमिका एक दिमाग में उसी किताब से मुझे बन गया। बेसिक किताब थी। फिर उसके बाद मैंने फैक्ट के लिए ये किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस बुक को मैंने कम से कम 15 से 20 बार से ज़्यादा ही पढ़ा था इस किताब को। और एक ही किताब को इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा था। ये है ना कि किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, सोर्स अगर सही है तो उसी एक ही किताब से बार बार पढ़ना चाहिए। और मेन चीज़ है नेट के ये जो हिंदी साहित्य के लिए सेकंड पेपर के लिए सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करना चाहिए। पहले इसमें 10 यूनिटें हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस में, नेट के में। तो इसमें 10 यूनिटें हैं। पहली यूनिट है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा के लिए मैंने दृष्टि नेट जेआरएफ की बुक से और हरदेव बाहरी और यही सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इसी से पढ़ा। पहली यूनिट कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने वही गोविंद पांडे और इससे दृष्टि वाले से पढ़ा। दृष्टि नेट जेआरएफ की हिंदी की बुक आती है, उससे पढ़ा। फिर एक बार मैंने 2-3 बार मैंने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा। रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़ा। फिर उसके बाद एक डॉक्टर नामवर सिंह का आती है आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियाँ, काफ़ी अच्छी किताब है। तो इसको एक बार मैंने इसे भी पढ़ा था एग्ज़ाम के दौरान पहले। तो फिर उसके बाद ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में टेक्स्ट रचनाएं लगी हुई हैं कि 13-14 उपन्यास लगे हैं, 21 कहानियाँ लगी हैं मूल। इन चीज़ों को पढ़ने के अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए, पूरा सिलेबस टच कर दिया जाए इस परीक्षा के लिए, इससे बेहतर रणनीति कोई नहीं है। कम से कम अगर आप सिलेबस मूल रचनाएं पढ़ ले रहे हैं, अगर आप 13-14 उपन्यास, 14-15 नाटक पढ़ ले रहे हैं, 21 कहानी पढ़ ले रहे हैं, अगर आप पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कम से कम चाहिए कि आप कहीं से या पीडीएफ वगैरह से देख लीजिए या यूट्यूब पे डाल दीजिए। आपको नेट जेआरएफ के मतलब किताबों की एक्सप्लेनेशन जो किताब लगे हैं उनके व्याख्यात्मक हल की, मतलब कि जैसे कोई उपन्यास है तो जैसे गोदान उपन्यास है, गोदान की विषय वस्तु क्या है, कृष्ण महाजीवन की महागाथा है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके पात्र क्या हैं, इसके लेखक क्या हैं। कम से कम इतना मोटा मोटा आपको जानना आवश्यक है। अगर आप गोदान नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गोदान के विषय में इतना जानना आपके लिए आवश्यक है। इसी तरीके से आप कम से कम कहानियाँ जो हैं, कहानियों के विषय में जानिए क्या कहानी है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका मोटा मोटा आइडिया आपको वो यूट्यूब प्लेटफार्म पर काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं। आप अगर नेट जेआरएफ की कहानियाँ डाल देंगे तो आपको व्याख्यात्मक रूप से वो बता देंगे, मतलब पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया। तो मैंने जो पढ़ पाया पढ़ लिया खुद से, जैसे मूल रचनाएं जो थी, लेकिन और जिसे मैंने नहीं पढ़ पाया उसे कहीं पीडीएफ से या यूट्यूब पे मैंने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद इसका ये सबसे ज़रूरी है, पढ़ने के बाद आपको एक मतलब सब नेट जेआरएफ की एक आती है एजीपी पब्लिकेशन की, मैंने सॉल्व पेपर आता है। तो सॉल्व पेपर मैंने कम से कम 2000, वैसे तो मैंने थर्ड ईयर में उस सॉल्व पेपर को लगा दिया था। एंट्रेंस के एग्ज़ाम के दौरान मैंने उस थर्ड ईयर में पूरे पेपर को लगा दिया था 2 से 3 बार।
लेकिन एग्ज़ाम के समय जब यहाँ JRF के एग्ज़ाम के दौरान, और मैंने इसमें इस किताब लगभग 2015 से, और पिछले वर्ष के जो हमारे पिछले वर्ष का एग्ज़ाम था, वहाँ तक मैंने उस किताब मतलब क्वेश्चन पेपर को नेट JRF का कम से कम 3 से 4 बार लगाया था। इससे एक आइडिया रहता है कि मतलब व्याख्यात्मक रूप से उसमें हल दिया रहता है, तो उससे आपके जो पेपर आता है उसमें लगभग 50% क्वेश्चन वहीं से फंस जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उसी में से आते हैं। और सबसे ज़रूरी है पेपर बार बार आप हल कीजिए, इससे आपको पेपर हल करने के एक नया मतलब एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप अभ्यास करेंगे तो परीक्षा हॉल में तो उसी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि परीक्षा हॉल में बैठते हुए आप अपने समझदारी और समझ के साथ पेपर कीजिए, और ये नहीं कि पेपर में धैर्य एकदम बना के रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में धैर्य बहुत आवश्यक है। अगर आप धैर्य नहीं बना पाए तो हो गया कि टाइम कम पड़ जा रहा है, कहीं आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसी में कुछ क्वेश्चन आप गड़बड़ा देते हैं, उसी से 2-4 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है। इसलिए आपको धैर्य और सहजता के साथ पेपर एकदम समझदारी के साथ हल करना है, क्योंकि ये एक तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक सही रणनीति होना चाहिए। और मैंने बाकी इन्हीं सब किताबों से अपना प्रिपरेशन किया है हिंदी साहित्य के लिए। और ये काव्य शास्त्र एक यूनिट है, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके लिए मैंने दृष्टि की बुक की पढ़ी थी। उसमें पाश्चात्य और काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के जो तथ्य हैं वो काफ़ी बढ़िया दिए हैं, और वो बुक पढ़िए आप, और ये GP से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आपको डीप में जाना है, गहराई में इसका अध्ययन करना है, तो आप भागीरथी मिश्र की आती है भारतीय काव्य शास्त्र की किताब, आप उसको पढ़िए। उसमें बहुत बेजोड़ दिया हुआ है भारतीय काव्य शास्त्र। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़िए। और अगर गहराई से आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है तो इसके लिए हरदेव बाहरी को पढ़िए। अगर आपको साहित्य के मतलब गहराई में साहित्य का अध्ययन करना है तो आपको इन मूल किताबों को पढ़ना होगा। और बाकी तो फैक्ट ऐसे गोविंद पांडे में और इसमें दृष्टि नेट JRF में फैक्ट काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं आपको जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फैक्ट तभी समझ में आता है जब आप मूल किताबों को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप इन किताबों को पढ़िए। और एक यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी में इसकी एक यूनिट है हिंदी में वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए आप कहीं इसका सोर्स तो मिल पा नहीं रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट नेट JRF की बुक है उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। और मुझे लगता है काफ़ी वो उससे पढ़ लेने पे काफ़ी हमको समझ में आ जाता है क्या चीज़ है, अम्बेडकरवाद क्या है, लोहिया दर्शन क्या है, मार्क्सवाद क्या है, नवजागरण और भारतीय हरिश्चंद्र कैसे हैं, नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी के टॉपिक है, इसको हम अस्तित्ववाद क्या है। इससे हमें काफ़ी एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ें इसमें हैं और क्या मतलब इसमें मुख्य मुख्य बिंदुएँ हैं, तो हमको पता चलता है। और इसमें आता है कि और रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ना अति आवश्यक है। इसको आप इतने मतलब एकदम सावधानी के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि ये किताब पढ़ने वक्त समझ में नहीं आती। और इस किताब से और 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इससे आते हैं, निश्चित है नेट JRF में। याद पूछ लेंगे अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कोई कथन, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये ऐसे हैं, तो इसकी किस कवि या लेखक के विषय में शुक्ल ने कहा है, याद पूछ लेगा ये किसका कथन है। अगर कोई कथन पूछ लिया तो पूछेगा किसका कथन है, और वही कथन फिर एक होता है 5 क्वेश्चन आते हैं कथन कारक के। और कथन कारक का आपका क्वेश्चन जब तभी हल होगा जब आप मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे रामचंद्र शुक्ल की किताब हो गई, रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब हो गई, नामवर सिंह की पुस्तकें हो गई। तो एक उससे मतलब आपको मतलब एक आइडिया लगता है कि क्या मतलब कैसे क्वेश्चन हल होंगे, जैसे कथन हो गया, कारक हो गया, ये सब क्वेश्चन। और एक आता है आपको 10 नंबर का पैसेज होता है, और पैसेज आपको क्या है, पैसेज आपको नहीं, वही एग्ज़ाम हॉल में वही आपको हल करना है, उसी में आपको उत्तर रहेगा। और उसी समय एकदम धैर्य के साथ उसको पढ़ के, और उसमें 10 में 10 पाने लायक, मैंने उसमें 10 में 10 किया था सही। और पैसेज जो है आप उसको बढ़िया से कीजिए, बाकी एकदम सही रणनीति के साथ। और बार बार किताबों, गोविंद पांडे किताब हो गई, दृष्टि किताब हो गई, बार बार आप पढ़िए किताब, क्योंकि वो रचनाएं भूलती हैं और आपको रटना होगा। और बार बार पढ़िए। अगर आप उपन्यास डीप में जानना चाहते हैं तो हिंदी उपन्यास का विकास मधुरेश, हिंदी कहानी का विकास मधुरेश, हिंदी आलोचना का विकास विश्वनाथ त्रिपाठी की एक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। अगर आदिकाल पढ़ लिए तो आदिकाल पे कम से कम आप क्वेश्चन ढूंढिए, कम से कम 100 क्वेश्चन हल कीजिए। भक्ति काल में 4 खंड हैं, मतलब दो भाग में
जैसे हो गया निर्गुण काव्य हो गया, सगुण काव्य हो गया। निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, और सगुण में हो गया कृष्ण भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा। तो आप कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ने के बाद कृष्ण भक्ति शाखा जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हल कीजिए, कि क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या कैसे होगा, और समझिए कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एग्ज़ाम के समय इतना हल किया था क्वेश्चन और इतना पढ़ा था, मुझे समझ में एक समय ऐसे आने लगा कि एग्ज़ाम में कैसे नेट में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक समय मुझे ऐसे लगने लगा था। और एग्ज़ाम से पहले तो मैं बीमार हो गया था, लेकिन मेरी पूर्वगत तैयारी इतनी टॉप लेवल की मैंने कर लिया था, मैंने पूर्वक ज्ञान के आधार पर इस परीक्षा को क्रैक किया। और फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर के लिए इसमें 10 यूनिटें हैं, 10 यूनिटें हैं, और 10 यूनिटों को आपको इसके लिए सबसे बेस्ट किताब आती है केवीएस मदान की, केवीएस पियर्सन पब्लिकेशन की है, प्रकाशन की। तो केवीएस मदान, आप केवीएस मदान को पढ़िए। और यही एक एजीबी पब्लिकेशन की नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर के भी एक सॉल्व पेपर आता है, उसको आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए और पढ़िए, देखिए आपको समझ में आएगा आपको पढ़ना क्या है, उसमें कैसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिलेबस उसका ब्रॉड है बहुत, उसको केवीएस मदान से भी नहीं हो पाता काफ़ी चीज़ें। और काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने के क्वेश्चन पेपर हल करने से पता चल जाएगा क्या हो सकता है, कैसे नहीं, क्या मतलब इसमें और अतिरिक्त क्या जोड़ा जाएगा, इससे आपको पता चलेगा। सिलेबस भी आप नहीं समझ सकते, आपको क्वेश्चन पेपर का रिगार्डिंग समझना है क्यों। और क्वेश्चन पेपर आप लगाइए और केवीएस मदान को पढ़िए, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। इतना तो मैं गारंटी से, क्योंकि मेरी यही रणनीति है, बाकी हम अपने जूनियरों से यही बताते हैं। और हमको भी हमारे सीनियर लोग यही सब किताबें सजेस्ट किए थे। और सब यही है ना कि निराला जी की पंक्तियां हैं, वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आप लोग अब मेहनत के साथ एकदम दृढ़ संकल्प होकर तैयारी कीजिए। मतलब इस बार हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकालना है हमको, क्योंकि चैलेंज मेरे सामने आया था। मेरे घर में सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुए हैं, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ होना है। और इसके लिए काफ़ी मेरे भैया बड़े भाई हैं नितेश, उन्होंने काफ़ी मदद किया। और नितेश सर हैं, उनके दोस्त हैं जेआरएफ हैं, वो ये उनका भी इंटरव्यू इस चैनल पे दे चुके हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया। मूल प्रेरणा मुझे अपने मामा ही दिनेश यादव जो डायरेक्ट लेक्चरर हैं हिंदी के, उनसे प्राप्त हुई कि हिंदी पढ़ने को DU से PhD किए हैं। और अपनी हिंदी के लिए काफ़ी मेरी मदद मेरी दीदी ने किया। और काफ़ी घर मतलब काफ़ी लोग मोटिवेट किए, काफ़ी मोटिवेशन मिली परिवार से, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि घर पे ही काफ़ी लोग हिंदी से थे, इसलिए कि हिंदी से पढ़ने का मेरा रुझान शुरू में हो गया। और मुझे कहीं ज़्यादा दौड़ना वोड़ना नहीं पड़ा कि मतलब क्या किससे क्या किया जाए कैसे, मतलब और किताबें वगैरह मैं पहले से जान गया तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा जगह भागिए मत, बस लिमिट्स में बुक रखिए तथ्यों को और उसको बार बार पढ़िए। और ये परीक्षा इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आप लोग बार बार मतलब यही है, मैं समझाता हूँ कि किसी को बार बार किताबों को पढ़िए, एक किताब पढ़िए लेकिन बार बार उसी को पढ़िए। नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए आप लोगों, और एकदम तटस्थ होकर अच्छी रणनीति से अपनी तैयारी करिए। आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पहले प्रयास में ही जेआरएफ निकालेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, कभी भी कहीं भी, हिंदी के लिए।